जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हिस्ट्री टेस्ट नंबर 27 है और उसका डिस्कशन होने जा रहा है। तो फिजिक्स का डिस्कशन 1 to 25 आप डिस्कशन यहाँ पर देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर टू वेक्टर ए एंड बी, ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन इट इज पॉसिबल दैट। देखो मॉड की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी है। तो इसमें हमको बताना है ये कब पॉसिबल होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर वेक्टर ए का मॉड का वैल्यू जीरो कर दे, तो अगर वेक्टर ए का मॉड जीरो हो जाए तो प्लस बी ये हो गया माइनस बी, और ये माइनस बी इधर आएगा तो बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो बी का अगर हम लोग वैल्यू जीरो करेंगे तो भी हो जाएगा। ए को जीरो मॉड जीरो ले लेंगे तो भी ये बात सही आएगी। और अब देखो यहाँ पर अगर इनके बीच का एंगल देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। ये अंडर रूट में आएगा और इधर भी अंडर रूट में आएगा। ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी, है ना। ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। 4ab कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 9, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच का एंगल 90 होगा। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, ये पॉसिबिलिटी सभी के साथ होगी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, सारे आंसर इसके सही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दे रखा है सेवरल पार्टिकल m1 m2 आर एट r1 r2 रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट दे रखा है आई एक्स आई वाई आई जेड की वैल्यू टू एम नॉट, ये एम नॉट नहीं एम आई होना चाहिए, एम आई आर आई है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट चेक करना है सही है गलत। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, अगर हम लोग निकालते थे और इसका एक्स कॉम्प वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, मास मान लेते हैं यहाँ पर एम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के रिस्पेक्ट में जब लिखते थे तो हम लोग आई एक्स लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं तो एम वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एम वाई का स्क्वायर प्लस एम जेड का स्क्वायर, ये आता। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती, एम वाई रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग इसी को जेड एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो एम ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करें तो देखो यहाँ पर आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, ठीक। ये सबको जोड़ेंगे तो ये मास कंबाइंड का मास हो गया एम आई, है ना। मास कंबाइंड हो गया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दो बार है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दो बार है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दो बार है, वाई स्क्वायर दो बार है, जेड स्क्वायर दो बार है। तो यहाँ पर टू कॉमन ले सकते हो और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये तो हम लिख सकते हैं एम आई को ऐसे रहने दे, ये मास हो गया हमारा टोटल मास, और टू बाहर कर ले, टू टोटल मास हो गया एम आई के टर्म में। और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ये हमारा क्या कहलाएगा, आर, ये वेक्टर आर कहलाएगा। तो ये वेक्टर आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ले लो, वाई एक्सिस के अबाउट ले लो, जेड एक्सिस जो टोटल मास है उसको एम आई लिख दिया। चलो अब अगला देखते हैं, यहाँ पर एम आई आर आई माइनस आर सी एम इक्वल टू जीरो। दूसरा कैसे चेक करेंगे, चलो आर सी एम क्या होता है,
आर सी एम बराबर हो गया M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ऐसे करके डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो RCM और M1 प्लस M2 प्लस M3 को हम लोग क्या लिखेंगे, MI। ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, ये M है तो यहाँ पर हम लोग इसको M लिख सकते हैं, MI। और R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमारा क्या हो जाएगा, RCM हो जाएगा। नहीं, वेक्टर R होगा, ये R1 प्लस R2 क्या कहलाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा वेक्टर R हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले आएंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R। इसको इधर ले जाएं चाहे इसको इधर ले आए, तो हम लोग इसको चलो इधर ले जाते हैं तो MI कॉमन हो जाएगा। अब वेक्टर R माइनस RCM ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर ट्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पर RCM का फार्मूला लिखो, M1 M2 M3 को MI लिखेंगे, M1 R1 M2 R2 M3, तो मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, MI ले लेंगे और R1 R2 R3 ये वेक्टर R हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकालना है। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। लेकिन क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा, डेंसिटी के टर्म में लिखना है, तो मास को हम लोग बदल देंगे। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। यहां से r³ बराबर हो जाएगा 3m/4π इंटू डेंसिटी। ठीक है ना, तो ये r³ की वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4m ये 3m है, 4m नहीं, थ्री m/4π डेंसिटी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3m/4π इंटू डेंसिटी का पावर 1/3। ठीक है ना, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो 2/5 ऐसे रहने देंगे, m ऐसे रहने देंगे, और ये r की वैल्यू यहाँ पर है 3m/4π इंटू डेंसिटी का पावर 1/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे। अब पूरे का अगर हम लोग 1/3 करें तो ये वैल्यू आ जाएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो ये वैल्यू 8 आ जाएगा, और 5 का करेंगे तो 5 125, ये वैल्यू आ गया हमारा क्यूब, और ये 3m का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर इंटू डेंसिटी स्क्वायर, और पूरी वैल्यू जब हम लोग इसको लिखेंगे, अब इसको हम लोग 3 बाई इसको पूरे को अंडर रूट में लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखो जरा ध्यान से, 8 2 जा ये 16 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 9m की पावर 5 250, तो 9m की पावर 5 250 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ऑप्शन है हमारा थर्ड। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, तो इसमें केवल फार्मूले में वैल्यू आपको बदलनी है। आइडियल लिक्विड के लिए हमको बताना है, तो आइडियल लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो बल्क मॉडुलस होता है माइनस का डेल्टा P/डेल्टा V/V, डेल्टा P/डेल्टा V/V। जो आइडियल लिक्विड होता है उसका चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होने के कारण ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी वैल्यू को तो इनफाइनाइट आएगा, पहला सही है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइडियल लिक्विड के लिए इनफाइनाइट होती है, और शियर मॉडुलस का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब 1 और 3 दोनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आइडियल लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस और ये
कौन सा है, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये दोनों जो है जीरो, ये जीरो होगा, ये इनफाइनाइट होगा। 4 पार्टिकल आर मूविंग विद वेलोसिटी दे रखा है क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड निकालना है। आरएमएस स्पीड यानी पहले हम लोग इस स्पीड का क्या करना है, b1 b2 b1 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे स्पीड का, सारी स्पीड को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका क्या करना है, मीन निकालेंगे और उसको अंडर रूट में लेंगे, ये फार्मूला होता है। चलो b1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर 1, जे का स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाई कितने हो गए, कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया अंडर रूट 40/4, तो अंडर रूट 10 बचेगा, तो अंडर रूट 10 इसका राइट आंसर होगा, पहला आंसर सही होगा। अगला करते हैं, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर किसी कंडक्टर के सरफेस पे देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है। 0 इसलिए होता है कि जो कंडक्टर होता है वो सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, कोई भी कंडक्टर होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टर की, तो इसके पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पे सेम होगा, इसके कारण उनका जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू 0 होगा। स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन ट्रू है। रीजन देखो, कंडक्टर हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस। जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेंजेंशियल नहीं परपेंडिकुलर होता है। कंडक्टर हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल सही है, वहां टेंजेंशियल नहीं होता, वहां पर कौन सा होता है, टेंजेंशियल के बजाय वहां पर हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी अगर कंडक्टर है, जैसे मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, तो इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं होता। स्टेटमेंट सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मैक्सिमम एक्सेशन ऑफ ए ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर रिमेन्स स्टेशनरी। तो मैक्सिमम एक्सेशन किसी ट्रेन में, अगर मान लो कोई ट्रेन है और इसमें कोई बॉक्स रखा है और ये स्टेशनरी हो, ये स्टेशनरी तभी होगा जब इसमें फ्रिक्शन जो लग रहा हो, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है यानी कि जो एक्सेशन यहाँ पर लगेगा, एक्सेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी के बराबर होगा, तभी ये यहाँ पर स्टेशनरी होगा। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक्सेशन का वैल्यू म्यू इंटू जी के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, जी का वैल्यू 10, तो ये आंसर हो जाएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरिएशन ऑफ इम्पिडेंस ऑफ एसी सर्किट। देखो आर जो है फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये तो पहला सही है। पूछा इनकरेक्ट कौन होगा, तो आर जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब एक्सी का फार्मूला होता है, एक्सी इक्वल टू होता है एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2πfc, 2πfc, ठीक है ना। तो एक्सी की वैल्यू एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल सही है, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, तो स्टेटमेंट सही है। एक्सएल देखो जरा ध्यान से, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा को 2πfl लिख सकते हैं, 2πfl यानी एक्सएल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन गलत होगा, तो इसका आंसर थर्ड होगा। इसका 8 का आंसर इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट इसमें थर्ड होगा। 9th में कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाई लाइट डोप पीएन जंक्शन, ये लाइट नहीं है, हैवी डोप होना चाहिए,
हैविली डोप होना चाहिए ना, हाई डोप्ड होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ जेनर डायोड द करंट इन द सर्किट इज लिमिटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट ट्रू है, एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप इसको पढ़ लेना। पुरानी एनसीईआरटी में होगा, नहीं में तो अब दे भी नहीं रखा है, तो आंसर इसका केवल सेकंड होगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Gauss law is useful in calculating electric field when system had some symmetry। बिल्कुल सही है। सिमेट्री जब होती है तो गॉस लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। गाउसियन सरफेस, ये सही है स्टेटमेंट। गाउसियन सरफेस कैन पास थ्रू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाउसियन सरफेस किसी कंटिन्यूअस सरफेस पे पास हो सकता है, बिल्कुल सही। जैसे हम लोग लाइन चार्ज को ले, लाइन चार्ज है ना, तो इसके अबाउट हम लोग क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस बनाएंगे। तो गाउसियन सरफेस जो होता है वो क्या होगा, इससे पास हो सकता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी सही है। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डिस्टेंस। बिल्कुल सही है। तो ई जो होता है 1/r² होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन सिचुएशन व्हेन सरफेस इज चोजन दैट सम चार्ज आर आउटसाइड एंड सम इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है जो अंदर चार्ज होगा उसके कारण होगा, तो ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के कारण होता है। जैसे मान लो ये मान लो Q1 है प्लस Q2 है और इधर Q3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर देखेंगे Q1 के कारण भी आएगा, Q2 के कारण भी, Q3, यानी अंदर वाले चार्ज के कारण भी आता है, बाहर वाले के कारण आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर फ्लक्स पूछते तो केवल अंदर वाले चार्ज के कारण आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला गया है, तो स्टेटमेंट फोर्थ गलत है। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था। क्वेश्चन नंबर 11। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.9 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1.9 टाइम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और इफ द फ्रीक्वेंसी हाफ, अगर फ्रीक्वेंसी को आधा करेंगे तो बताना फोटो करंट क्या होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी आधी करोगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आधी करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आधा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.9 का आधा कर देंगे, तो इसका मतलब हमारी जो अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को आधा करने से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगी, और इस कंडीशन में नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, इसके कारण करंट की वैल्यू 0 आएगी। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो करंट उसमें नहीं जाएगी, यानी कि फोटो करंट की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल 45 विद द टाइम एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है ये 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, तो आप देख रहे होंगे स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप मतलब क्या हुआ, dx/dt। dx/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है FO/FE। क्वेश्चन में बोला गया है आई पीस की फोकल लेंथ आधी कर दें, तो अगर इसको आधा करोगे FE/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा नया मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स ऑफ FO/FE, यानी यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर होना चाहिए 2m, तो आंसर जिसमें चौथा होगा। 14 क्वेश्चन नंबर। आइडियल गैस अंडरगो स्टेट चेंज अकॉर्डिंग टू PV कर्व। आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल में हम लोग क्या लगाते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है ना। चलो यहाँ पर 2P0 है, P1 की वैल्यू 2P0, V1 की वैल्यू यहाँ पर Vx है, P2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है P0, और V2 की वैल्यू यहाँ पर V0 है। V0 से P0 कट गया, Vx की वैल्यू क्या आ जाएगा, V0/2। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हाउ मच वर्क हैज बीन डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलम
अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। जो चार्ज मूव कर रहे हैं उसका वैल्यू 3 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 है। आंसर आएगा 30 और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो 30 जूल इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। 15 में ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो यहाँ पर दो फोर्स है तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो 3i प्लस 4i 6i हो गया, माइनस 6j माइनस 5j माइनस 11j। बोला गया है कि इसमें कितना थर्ड फोर्स F3 लगा दें कि ये वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगा जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसमें तीसरा फोर्स जोड़ दो F3, तो ये वैल्यू क्या करना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसको 0 करने के लिए F3 जोड़ेंगे तो F3 का वैल्यू क्या होगा, F3 का वैल्यू इसी के अपोजिट में लिखेंगे 3 और ये 3 और 4 का 7 आएगा भाई, 7i। तो ये माइनस 7i प्लस का 11j, ये राइट आंसर होगा। हमको नेट वैल्यू 0 करना है तो थर्ड फोर्स को यहाँ पर 0 क्या करना है, जोड़ना है। अगर ये फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। तो पोलराइज लाइट कब होगी, अब इन्होंने ब्रूस्टर्स लॉ पे ये क्वेश्चन है। अगर ये इंसिडेंट है, एंगल थीटा है और पोलराइजेशन एंगल पे ही गिर रहा है, तो आपको मालूम है आफ्टर यहाँ पर रिफ्लेक्शन ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये एंगल 90 बन जाएगा। और ये जो लाइट होती है ये पोलराइज लाइट होती है, ये पोलराइज लाइट होती है। ये जो है रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। कंप्लीटली पोलराइज कौन होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है। तो ये कंप्लीटली पोलराइज होती है ना, और ये पार्सली पोलराइज होती है। तो कंप्लीटली पोलराइज कौन सी होगी, जो रिफ्लेक्टेड हो रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्सली पोलराइज होगी। चलिए 18 करते हैं। करंट निकालना है तो आपने किरचॉफ्स जंक्शन रूल से निकाल सकते हैं। जंक्शन पे कितनी करंट मिल रही है, 2 मिलके 4 एम्पियर हो गई, 1 एम्पियर इधर गई, 1.3 इधर गई। जितनी जंक्शन पे आ रही थी उतनी यहाँ पर आनी चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 से घटा दो। तो यहाँ की करंट कितनी होगी, 4 माइनस 1 प्लस 1.3, तो ये करंट कितनी होगी 1.7। तो 1.7 इसका राइट आंसर होगा। 19 ए बस ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक बस है और इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। बस जो है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से स्लो हो रही है और यहाँ पर ये इसकी स्पीड कितनी हो गई 24। कितनी दूरी चलने पर, 90 मीटर चलने पर इसकी स्पीड ये हो गई। अब बोला गया है कितने दूर जाके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या करना है 0। तो पहले यहां से यहाँ के लिए इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और माइनस 2as। तो यहां से 2as की वैल्यू अगर हम लोग लिखें 2as बराबर ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, ठीक है ना। तो s की वैल्यू पहले लिखें, s बराबर क्या लिखोगे, चलो s को ऐसे रहने दो, 2a का वैल्यू निकालते हैं। 2a बराबर क्या लिखोगे, u स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपान s का वैल्यू कितना है 90, ठीक है ना। अब चलो यहां से लिखें इसी तरह, तो रिटार्डेशन सेम है, तो 2a का वैल्यू यहां पर ऐसे रहने दो, इनिशियल वेलोसिटी 24 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर अपान ये दूरी हमसे पूछी गई, इसको s मान लिया s। 2a दोनों में बराबर है तो यहां से वैल्यू हम लोग पुट करके निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 2a यहाँ पर सेम है यानी LHS सेम है, तो 30 का स्क्वायर प्लस ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी करेंगे, तो 30 प्लस 24 ये हो गया 54
a माइनस बी, तो 30 माइनस 24 6 डिवाइडेड बाई 90 बराबर 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई एस, एस निकालना है क्वेश्चन में। चलो इसको काट देते हैं, ठीक है। तो एस बराबर क्या आ गया, चार, ये हो गया 16 और 10, 16 इंटू 10 160, आंसर हो जाएगा 160 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ द सोर्स इज ए ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ बराबर होता है सी बाई न्यू, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8.2 इंटू 10 की पावर 6, ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 300 अपान 8, 300 अपान 8.2, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 36.5 आएगा। राइट आंसर इसका होगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है, वेवलेंथ निकालना है। देखो ये जो x का कंपोनेंट है इसको k बोलते हैं, और जो t का कोएफिशिएंट होता है उसको ओमेगा बोलते हैं। हमें वेवलेंथ निकालना है, तो k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। क्वेश्चन में k की वैल्यू 10 की पावर 4 है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर 2 पाई इंटू 10 की पावर -4। 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं, 2 पाई का वैल्यू 3.14, 10 का पावर -4, तो ये कितना आ जाएगा 6.28, तो 6.28 इंटू 10 की पावर -4 इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 22, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए इंक्लाइन ऑफ हाइट एच, एक इंक्लाइन एच से इसको अगर हम लोग यहाँ से छोड़ें तो बताना है काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो अगर ये रफ सरफेस होगा तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होती है, √2gh 1 + k² बाई r²। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो अगर ये सरफेस रफ होगी तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो एंगल पे डिपेंड करेगी, है ना। और क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी ये फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg sin थीटा, ये फोर्स आएगा, यानी एक्सेशन का जो वैल्यू होगा वो g sin थीटा होगा। तो यहाँ की जो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो u बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ की वेलोसिटी देखो क्या होगी, v² बराबर u² +2, है ना, a और s 2as, ठीक। u की वैल्यू 0 कर देंगे, 2a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, g sin थीटा, और यहाँ पर s लिखेंगे। तो v की वैल्यू आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ½ mv², की वैल्यू 2g sin थीटा इंटू एस, तो 2 से 2 कट गया, mg sin थीटा इंटू एस हो जाएगा। तो इंक्लाइनेशन एंगल पे तब डिपेंड करेगा जब सरफेस कैसा हो, रफ सरफेस होगा तभी एंगल पे डिपेंड करेगा। चेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये गलत है क्योंकि हर समय नहीं डिपेंड करेगा, अगर स्मूथ होगा तो डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइन ओनली, इंक्लाइन इज नॉट स्मूथ, सही है, रफ सरफेस के लिए केवल करेगा। रफ सरफेस होगा तो जो यहाँ पर आएगी वेलोसिटी वो काइनेटिक, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ सो दैट देयर इज अ वेटलेसनेस, अगर वेटलेसनेस है तो मोशन के कारण g - ω² r लिखते हैं हम लोग ना, और वेटलेसनेस है तो ये g का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो g बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ω² इंटू r। क्वेश्चन में हमको बताना है एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा बराबर होता है √g/r, √g/r, g को अगर हम लोग 10 ले लें, r को 6400 किलोमीटर है, तो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड में हो गए। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू
2 जीरो है, 1 जीरो कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/800 रेडियन पर सेकेंड आंसर आएगा। 1/800 रेडियन पर सेकेंड का राइट आंसर होगा। 24 एन इंजन यूज 30 एम्पियर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज कैलकुलेट पावर। पावर होता है V इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। आई का वैल्यू क्वेश्चन में 30 है तो 30 इंटू 30, आर का वैल्यू क्वेश्चन में 15 है, पावर का यूनिट होता है वाट। तो ये हमारा पावर आ गया, लेकिन इसको इन्होंने बोला है हार्स पावर में बताओ, तो 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। तो एक इतने वाट बराबर क्या होगा, तो पावर को हमको हार्स पावर में लिखना है, पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, 746 से। 746 से करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 18 आएगा, 18 वाट इसका आ जाएगा, चेक कर लेना, ये शायद 18 ही आएगा, 18 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। टू हियर डिफरेंट बीट्स। अगर हम देखें तो हमारा जो कान होता है वो केवल 10 बीट या उससे कम बीट जो है सुन सकता है या उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो बीट का नंबर अगर 10 से कम होगा तभी हमारा कान जो है उन बीट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। मोर द नंबर ऑफ बीट्स मोर इज द कंफ्यूजन। जितना ज्यादा बीट्स होंगे उतना जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो ये था 1 to 25। अब आपको 26 to 50 ये आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग FST 27 के 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। होपफुली आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। A straight wire carrying current 2I is turned into a circular loop if the magnitude of the magnetic moment associated with it is capital M. The length of the wire will be। आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दे रखा है बेटा, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो ट्वाइस ऑफ I के इक्वल है। इसको आपने एक सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। मान लो इस सर्किल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल है। इसका जो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट है वो m के इक्वल दे रखा है। द लेंथ ऑफ द वायर, आपसे इस वायर की लेंथ को पूछा गया है कि वायर की लंबाई क्या होगी। देखो ध्यान से, इसमें करंट 2I के इक्वल फ्लो कर रहा है। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो हम जानते हैं m हमारा IA के इक्वल होता है, यानी m हमारा बेटा इक्वल हो जाएगा 2IA के, क्योंकि यहां पर जो करंट है वो 2I के इक्वल है। अब देखिए m को m रहने दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, I कर दीजिए, a हमारा पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इस L लंबाई के वायर को ही हमने मोड़ करके सर्किल के फॉर्म में बेंट किया है। इसका मतलब जो 2 पाई आर है बेटा उसकी वैल्यू L के इक्वल होगी। तो R की जगह हम लोग L अपॉन 2 पाई लिख देते हैं, यानी कि R स्क्वायर की वैल्यू बेटा L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की इक्वल आएगी। इस वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं तो हो जाएगा M इज इक्वल टू 2I पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कर देंगे। एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहां पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहां से L स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे बेटा तो वो 2 इंटू M इंटू पाई डिवाइडेड बाई I आ जाएगा। यानी अगर L की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर 2m पाई डिवाइडेड बाई I आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो सही ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर 2। हमारी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो ये है, 4 सिलिकॉन डायोड are connected as shown in figure. Assume the diode to be ideal. The current through the resistance R is, diode हमारे आइडियल है, इनका रेजिस्टेंस 0 है।
तो देखो यहां पर जो भी डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस होंगे वही एक्टिव होंगे। तो करंट की अगर हम बात करें, देखिए ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, इस तरह से आकर करंट हमारी ऐसे पास होगी। पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो जो करंट है बेटा, सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू आपकी V अपॉन आई के इक्वल हो जाएगी। V जो है आपका 5 वोल्ट है और R की वैल्यू 50 ओम है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 0.1 एम्पियर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को चेक करना था, क्योंकि डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस में ही एक्टिव होते हैं, ऑन की स्टेट में होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें बेटा, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका सेकंड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो इस नीचे वाला जो सर्किट दे रखा है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ए से सी के बीच में नीचे और दोनों ब्रांच पैरेलल है, यानी दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट के बराबर होगा। अगर हम इस ब्रांच में जाने वाली करंट को आई एज्यूम कर लें, अगर इस ब्रांच में जाने वाली करंट को हम आई एज्यूम कर लें, तो बेटा आई की वैल्यू V बाई आर से V है 2 और R की वैल्यू हो जाएगी ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तीनों सीरीज में है, यानी टोटल हो जाएगा आपका 15 के इक्वल। आपसे ए और बी के बीच में पूछा गया है कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो यहां से लेकर यहां के बीच का बेटा ये इस रीजन का जो आपका रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के इक्वल है। तो अगर आप वी ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आई इंटू आर से आई की वैल्यू 2/15 है, आर आपका 10 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4/3 एम्पियर के, सॉरी 4/3 वोल्ट के इक्वल आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। यस बच्चों, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली इतना। हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, इतना इतना और इतना दे रखा है। न्यूक्लियस का भी दे रखा है, प्रोटॉन का भी दे रखा है, न्यूट्रॉन का भी दे रखा है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, तो हम जानते हैं बेटा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारा क्या होता है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो हमारा मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बस ये फार्मूला आपको यहां पर याद रखना होगा। तो चलिए बस बेटा यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है वो जिससे बनकर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां से बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो यहां पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन की तरफ 1.00734 AMU प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00874 AMU माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस है 4.00154 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। अब जल्दी से बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। केवल ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 28.815 के आसपास आ रही, 28.8 MeV के आसपास आ रही है। तो अगर देखें यहां पर तो जो 29th है, 29th का हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर 3rd के आसपास होगा। ये बात भी सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको करनी है, नथिंग एल्स, कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
30. A body of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then release. The kinetic energy attained by the body after moving a distance s is. देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड में बॉडी को रखा गया है, रिलीज कर दिया गया। तो हम जानते हैं अगर कोई बॉडी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखी है, चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा F इक्वल टू होता है Q इंटू ई के। तो बेटा ये हो जाएगा Q इंटू ए, इसी की वजह से उसको एक्सेलरेशन मिलेगा ma, यानी a की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहां से QE बाई एम के इक्वल आएगी। इस एक्सेलरेशन से ये चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं कि s डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो देखो भैया ध्यान से, एक फार्मूला पढ़ा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो u तो हो गया 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 2, a की जगह QE बाई m पुट कर देंगे, इंटू डिस्टेंस दे रखा है बेटा s, ये v स्क्वायर आ गया। हमसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की जगह 2QE s बाई m पुट कर देंगे, m से m गया, 2 से 2 गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा QE s के इक्वल आ गई। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है थर्ड। सभी बच्चों ने इसको सही भी किया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन instantaneous displacement current of 1 milliampere in the space between the plates of 2 microfarad parallel plate capacitor, the potential difference need to apply। अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं जो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है ID वो C dV अपॉन dt के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप dV अपॉन dt निकालेंगे, क्योंकि देखो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वोल्ट पर सेकंड में दे रखा है, यानी हमसे dV बाई dt की वैल्यू पूछी गई है। तो बेटा ये ID अपॉन C के इक्वल होगी। ID कितना, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर दे रखा है। C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 500 वोल्ट पर सेकेंड के इक्वल। ये वैल्यू आपकी 500 वोल्ट पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी, 500 वोल्ट पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए बेटा, यानी करेक्ट ऑप्शन 31 का 4। मूव करते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। इस एमीटर की रीडिंग पूछी गई है। कोई बात नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल है। तो जब आप इन तीनों को पैरेलल जोड़ दोगे तो ये सर्किट हमारा कुछ इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरह से एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 2/3 ओम के बराबर हो जाएगी, इसके साथ सीरीज में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहां पर एक 2 वोल्ट की बैटरी, और यहां पर आपका लगा हुआ है ये एमीटर। इस एमीटर की रीडिंग पूछी गई है। अब देखो ये वाला 2 ओम और ये 2/3 ओम ये सीरीज में है, यानी अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें वो 2 + 2/3 से बेटा 8/3 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो अगर एमीटर की रीडिंग पूछनी है तो मैं रीडिंग बतानी है, तो देखिए अगर I करंट फ्लो कर रही है वही एमीटर की रीडिंग होगी। I की वैल्यू बेटा हमारी V/R होती है, V दे रखा 2, R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/3, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही बेटा 3/4 एम्पियर एमीटर की रीडिंग होगी, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। The pitch of a screw gauge is 0.2 centimeter. There are 50 divisions on its circular scale. The minimum thickness of an object that can be measured by this screw gauge is, यानी कि मिनिमम थिकनेस की बात पूछी गई है। तो हमसे बेटा लीस्ट काउंट पूछा गया है। तो जो लीस्ट काउंट है वो हमारा पिच यानी कि 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स यानी 50 के इक्वल आ जाएगा। राइट, ये बात देखिए ध्यान से, इसको आप लिख दिए, यहां से 0 हटाइए, ऐसे लिख देंगे तो ये 2/5 इंटू 10⁻⁻² हो गया, या 0.4 इंटू 10⁻⁻² हो गया।
सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.004 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। तो 33 की अगर हम बात करें तो 33 का बेटा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल सा फार्मूला बेस लीस्ट काउंट पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में दूसरी तरह से, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters in a magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 30 degree. The radius of curvature of its path will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। जैसे मान लो इस तरह से आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इस तरह से ये बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है किसी वेलोसिटी v से थीटा डिग्री, कितना एंगल दे रखा है बेटा 30 डिग्री एंगल पर। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा जो कि v cos 30 हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा जो कि v sin 30 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये v sin 30 जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और v cos 30 से ऊपर जाएगा, यानी इसका जो पाथ है वो हेलिकल होगा। ऐसे करके ये हमारा चार्ज पार्टिकल कुछ हेलिकल पाथ में चल रहा होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो देखो सर्कुलर पाथ की रेडियस तो सेम होगी, बट हमसे यहां पर जो पूछा गया है वो पूछा गया बेटा इंस्टेंट वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, याद करो सर्कुलर मोशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है वो हमारा v का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा F अपॉन किसके, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अपॉन मास के। ये इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन F जो होता है वो हमारा QVB साइन थीटा होता है, QVB साइन थीटा होता है। यहां पे R है, राइट, और मास है, मास को हम लोग ऊपर लेके चले गए, यानी कि जो R की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से बेटा इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। पुट करते हैं, देखो भैया m मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे, वेलोसिटी का आप स्क्वायर करिए जरा जल्दी से। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁵ है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 इंटू 10⁻, अच्छा एक वेलोसिटी से वेलोसिटी को कैंसिल ही कर देते हैं ना पहले। ये देखो एक काम करो, यहां पर इस v से इसको v को कैंसिल कर दो, तो v की वैल्यू है 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई q दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। b की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.3 टेस्ला इंटू साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 के इक्वल होती है। देखिए इसको पॉइंट को हटाएंगे, यहां पर 10 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग इससे ये टर्म कैंसिल हो गया। देखिए ध्यान से, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻⁻27 है, ये माइनस का 19 है, ये प्लस 19 में 5 जोड़ोगे 24, एक 25 हो जाएगा, यानी ये 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0.02 मीटर के इक्वल आ रही है। तो बेटा 34th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कुछ बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे कि R जो है वो हमारा क्या होता है, mv साइन थीटा अपॉन क्यू। भी ध्यान रखिएगा मेरी बात फिर से, यहां पर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, ना कि सर्कुलर पाथ की रेडियस। ये हेलिकल पाथ है, परफेक्ट सर्किल नहीं है। क्लियर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स एंड y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 2 बाई पाई बाई 3। तो देखो बेटा, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। कितना होता है ये? 120 डिग्री के इक्वल है। ये 120 डिग्री के इक्वल है और दोनों के बेटा एम्पलीट्यूड सेम है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पूछा गया है। सपोज रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए होगा, तो ए हमारा अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई होता है। बट यहां पर a1 और a2 सेम है, जो कि a के बराबर है। सो a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू ए कॉस 120 डिग्री, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस का 1/2। तो ये 2 से 2 गया, माइनस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी a की वैल्यू a के इक्वल आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन है 35 का फर्स्ट। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये है, एक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 0.19 मीटर इज मूव्ड पैरेलल टू ए लॉन्ग वायर विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सपोज यहां पर ये हमारा एक लॉन्ग वायर है इस तरह से, जिसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की करंट यहां पर फ्लो कर रही है। एक कॉपर की रॉड है, कुछ इस तरह से कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है 0.19 मीटर, ठीक है, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक बात है भाई। द लॉन्ग ओके एंड इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, द एंड्स ऑफ द रॉड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 0.01 मीटर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो दे रखी है 0.2 मीटर के इक्वल। ठीक बात है। द एंड्स ऑफ द रॉड आर एट डिस्टेंस इतना इतना, द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड। देखो बेटा, यहां पर इस वायर की वजह से हर पॉइंट पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पर एक डिफरेंशियल लेंथ ले ली dx, इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी। अगर यहां पर हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे तो वो बेटा डी इक्वल टू वी b इंटू डी एक्स हो जाएगा। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, v कांस्टेंट है। स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो म्यू 0.2 पाई आई बाई एक्स होता है। dx को dx रहने दिया, ये de हो गया। v कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, ओनली x इज वेरिएबल। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए इसको हम प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी अगर हमें E निकालना है बेटा तो वो इंटीग्रेशन ऑफ DE होगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ v म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई dx अपॉन x हो जाएगा। केवल एक वेरिएबल है x, जिसकी लिमिट आपकी जा रही है 0.01 से लेकर 0.2 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, सॉरी पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो E बेटा आपका आ जाएगा v म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर आ गया, i बाहर आ गया, dx अपॉन x की वैल्यू ln x होती है 0.01 से लेकर 0.2 तक। सिंप्लीफाई करो, E की वैल्यू आ गई v म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i ln 0.2 अपॉन ln 0.01। ये पॉइंट हटाएंगे, ये हट जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। v है आपका कितना बेटा, v है 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁷। i की वैल्यू 5 एम्पियर है, i की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर है। जल्दी से सॉल्व करें भैया, इसकी वैल्यू बता दो। इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू को अब यहां पे पुट कर दो। ये बचेगा आपका ln 20, ये बचेगा ln 20। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर बेटा 20 माइक्रोवोल्ट आ रहा। सॉल्व करने पर 20 माइक्रोवोल्ट आ रहा है, नथिंग एल्स। इसके बाद सिर्फ ln 20 की वैल्यू को पुट करना है। शायद सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ln 20 को
वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ln 2 इंटू 10 लिख देंगे, फिर ln 2 प्लस ln 10 हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ E बाई बी। हम जानते हैं E बाई बी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है, E बाई बी। तो अगर हम V की डायमेंशंस निकालेंगे तो बेटा ये सिंपली LT की पावर -1 हो जाएंगी, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना है, C इक्वल टू E बाई बी भी होता है, हम लोग सभी जानते हैं। C निकालते हैं तो E नॉट बाई बी नॉट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 38 है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इक्वल टू इतना है एंड वाई इक्वल टू 10t है रेस्पेक्टिव, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो भैया x की वैल्यू दे रखी है 5t माइनस का 2t स्क्वायर। अगर vx निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 5 माइनस 4t के इक्वल आ जाएगा। अगर ax निकालोगे तो ये सिंपली इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। vx क्या होता है, dx अपॉन dt। ax क्या हो जाएगा, d vx अपॉन dt। इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -4 आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ax की वैल्यू आ गई। अब जरा ay देख लेते हैं भाई। y दे रखा है 10t, तो vy जो कि dy अपॉन dt होगा वो आ जाएगा 10। ay जो कि d vy अपॉन dt हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। यानी पार्टिकल के पास केवल x एक्सिस के अलॉन्ग रिटार्डेशन है। यानी इसका जो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में बेटा यहां पर माइनस होना चाहिए। अगर रिटार्डेशन पूछ रहे थे तो माइनस साइन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है माइनस इंक्लूड है। तो यहां पर ऑप्शन में माइनस होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रिटार्डेशन पूछते तो प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा गया है इसलिए वो माइनस होगा, बिकॉज वहां पे रिटार्डेशन हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर। देखिए ध्यान से बेटा, वैसे तो ये हमारा क्या है, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस डायग्राम को रीअरेंज कर लेता हूं। ये ए है और यहां पर ए बना दिया, ये बी है और यहां पर डी बना दिया, यहां पर कहीं बी है और यहां पे कहीं सी है। देखो भैया ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड है, ये भी 6 माइक्रोफैरेड है और ये भी 6 माइक्रोफैरेड है। अगर हम देखें तो ये इसका ये अपॉन ये C1 अपॉन C2 इक्वल है C3 अपॉन C4 के, यानी कि ये हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो ये वाला जो फिगर है कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा, रिड्यूस होके सिर्फ इतना बचेगा, इतना। यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा। ये 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। 6 और 6 सीरीज में 3 हो जाएंगे, 6 और 6 सीरीज में 3 हो जाएंगे और 3 और 3 पैरेलल में अगेन 6 हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 6 माइक्रोफैरेड। 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट होगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। A object falls freely from the top of a tower and during the last second of its fall, it falls through 30 meter. Find the height of the tower. मान लो भैया एक पार्टिकल यहां से कहीं h हाइट से गिरा है, h हाइट से फ्री फॉल हुआ है, u बराबर 0 से, और g एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है। लास्ट सेकंड में, ये जो लास्ट सेकंड है उसमें ये 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड का फॉर्मूला Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 के इक्वल होता है। Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 के इक्वल होता है। अब देखो यहां पर हमने पुट कर दिया 30 मीटर, u है 0 प्लस का हाफ, a की वैल्यू है बेटा g यानी कि 10 इंटू 2t माइनस का 1। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 5 आ जाएगा,
30 इज इक्वल टू 5 2t-1 हो जाएगा, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2t-1 हो जाएगा। यहां से 2t की वैल्यू 7 आ जाएगी, या t की वैल्यू 7/2 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगी। अब हमसे इस पूरी बिल्डिंग की हाइट पूछी गई थी, तो ये हाइट पूछी गई थी। अगेन जो हाइट है वो ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर से, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ, जी की जगह 10, टी स्क्वायर करेंगे 49/4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 245/4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 6125 मीटर आ जाएगा। यानी बिल्डिंग की जो हाइट आई है बेटा वो 61.25 मीटर के इक्वल आ गई। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर ए क्लोज सरफेस इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर, इतना इनवर्ड फ्लक्स है, इतना आउटवर्ड फ्लक्स है रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। हम देखो जानते हैं टोटल फ्लक्स हमारा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जो इनवर्ड फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इनवर्ड हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 10⁻3, आउटवर्ड हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से बेटा अगर Q इनक्लोज की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 इंटू 10⁻3 एप्सिलॉन नॉट कूलम के इक्वल आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 41 का बेटा फोर्थ ऑप्शन सही है, 41 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। मूव करते हैं 42 की तरफ। देखिए 42 क्या है, ए कार ऑफ मास 5000 kg एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। देखो मास देके कंफ्यूज कर दिया है, सिंपली यूज कर लो v इक्वल टू क्या, u प्लस 80। v है 30, u है 0, a निकालना है, t है 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ऑर्बिट n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 3 ऑफ एन एटम, द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। देखो हम लोग जानते हैं 1/λ इक्वल होता है r, रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर के। सो यहां से 1/λ की वैल्यू r, 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9 हो जाएगा। 1/λ इक्वल टू r, 9 माइनस 1 यानी 8/9 हो जाएगा। तो अगर यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 9/8 r के इक्वल आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। सो करेक्ट ऑप्शन है 43 का थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Two identical conducting rods are first connected independently to the two vessels, one containing water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड and the other containing ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, दो रॉड्स हैं, पहले उनको हमने ऐसे इंडिपेंडेंटली जोड़ा है इस तरह से। ये दो कंटेनर है, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दो रॉड्स जो है हमारी, वो दो रॉड्स कुछ इस तरह से हैं, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है। ठीक है भाई, आइडेंटिकल रॉड हैं, यानी L, K, A सेम है, L, K, A सेम है। ठीक है, यहां पर अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करेंगे जो कि Q1 है, तो बेटा देखो जो यहां से dQ/dt हो जाएगा वो dQ1/dt प्लस dQ2/dt के हो जाएगा। दोनों ही आइडेंटिकल हैं, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो इसको बेटा हम लोग लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ dQ1/dt के वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 हो जाएगा dQ1/dt। जब आप dQ1/dt करोगे तो देखिए ये हो जाएगा K A
टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाएगी L, इक्वेशन नंबर 1। ये है बेटा आपका Q1। अब देखिए Q1 को निकालने के बाद इन्होंने कहा है in the second case the rods are joined end to end and connected to the same vessel। ओके, अब देखिए अब एंड टू एंड जोड़ दिया, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है। एंड टू एंड जोड़ने का मतलब ये हुआ कि एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, आइडेंटिकल मटेरियल की है दोनों, ठीक है। यानी कि अब ये है L कॉमा के कॉमा ए, ये है L कॉमा के के तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेंथ यहां से यहां देखोगे वो 2L के इक्वल आएगी। तो अब यहां पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां का टेम्परेचर 20 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा जो Q2 यहां पे निकालोगे, जो कि यहां का dQ बाई dt होगा, वो Ka 100 माइनस 0 अपॉन 2L के बराबर हो जाएगा। हमसे Q1 अपॉन Q2 पूछा गया है, तो अगर हमें Q1 अपॉन Q2 निकालना है तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू जब डिवाइड करेंगे बेटा Ka बाई L और 100 माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:1। सो करेक्ट ऑप्शन है 44 का थर्ड ऑप्शन। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हीट थर्मल कंडक्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। A body executes simple harmonic motion with amplitude A and the time period t when the displacement from the equilibrium position is half the amplitude, what fraction of the total energy are kinetic and potential। देखो भैया हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है एसएचएम में। काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है। अब देखो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, वी हमारा होता है ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, जहां पर ए एम्पलीट्यूड है और वाई उसकी पोजीशन है। तो यहां से देखें बेटा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन का ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये ए बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो ए का हाफ दे रखा है, यानी ये हो जाएगा बेटा ए वाई है ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी ये 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहां से कंक्लूजन निकला कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी 3 टाइम्स है किसके, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक होगी बेटा 75% और पोटेंशियल होगी तुम्हारी 25%। सो 45वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is an extensive property of a system? Which of the following is an extensive property of a system? कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? 46 जरा देख लीजिए। एक्सटेंसिव का मतलब जो कि उसमें क्वांटिटी पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, तो जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो हमारा होता है क्या, मास। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा थर्ड। 47, a coil of one turn is made of a wire of certain length and then form the same length. Another coil of 2 turns is made. If the same current is passed in both the cases, then the ratio of the magnetic induction at their centers. देखो बेटा हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। कैसे? देखिए B बराबर होता है बेटा μ0 अपॉन 2 पाई, पाई नहीं आता है बेटा यहां पे क्योंकि ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, μ0
अपॉन 2 आई बाई आर के, ये एक टर्न की वजह से होता। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर हो जाता है। अब एक वायर था, उसी से कई डिफरेंट डिफरेंट टर्न्स की क्वाइल को बनाया जाता है, यानी L को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एन। तो यहां से R की वैल्यू L अपॉन 2 पाई एन आ जाती है। तो जब यहां पे पुट कर देंगे B म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर की जगह L अपॉन 2 पाई एन, ये एन ऊपर चला जाएगा तो B प्रोपोर्शनल आ जाता है हमारा किसके, एन के स्क्वायर के। तो देख ले भैया क्या पूछा गया 47 में, देख लें फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कॉइल ऑफ 1 टन इज मेड ऑफ ए वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड अनदर फ्रॉम द सेम लेंथ another coil of 2 turns is made, okay, if the same current is passed। तो ठीक है भैया, B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। B1 अपॉन B2 पहली में एक टर्न है, दूसरी में 2 टर्न है, यानी 1/4 इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। 47 का सेकेंड होगा। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। 48 if a medium has a critical angle for total internal reflection from the medium to vacuum as 60 degree, okay, critical angle theta c की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो देखो भैया हम जानते हैं साइन थीटा सी की वैल्यू 1/n होता है, यानी n की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा सी के इक्वल आ जाएगी। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा n है वो c/v होता है, जहां c होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि v की वैल्यू c/n आ जाएगी। c/n 1/n की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा c हो जाएगा। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है। कितना एंगल दे रखा 60 डिग्री, तो यहां लिख देंगे साइन 60 डिग्री। 3 इंटू 10⁸ साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 1.5 √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। देख लेते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखें 48 का बेटा थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए 49 की तरफ चलते हैं। 49 ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज 20 टर्न्स ऑफ 20 टर्न्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 25 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भैया नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20, एरिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, है जो रेजिस्टेंस R की वैल्यू दे रखी है 100 ओम। इफ ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल चेंजेस एट ए रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकेंड, यानी कि dB/dt की वैल्यू दे रखी है 1000 टेस्ला पर सेकेंड, करंट पूछी गई। तो सबसे पहले हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो d∅/dt के इक्वल हो जाएगा एक टर्न से। n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा n d∅। होता है bA, एरिया कांस्टेंट है, a भी बाहर आ जाएगा, ये dB/dt के इक्वल आ जाएगा। अब करंट I की वैल्यू E/R होती है, तो ये NA/R dB/dt के इक्वल आएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 20 दे रखी है, एरिया दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁴, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम और dB/dt की वैल्यू दे रखी है 1000, तो इंटू कर देंगे 1000। सॉल्व करिए भैया, देखो ध्यान से, इससे ये और ये चला गया, ये हो गया 50/1000, 50/1000। देखिए कितना आंसर आ रहा, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बस ये देख ली 50/1000 आ रहा। सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा आपको 100 दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर इसका आंसर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, 49 का थर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जो डिस्टेंस एक दूसरे के साथ 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 1 मीटर है। बोथ ऑफ देम कैरी 1 एम्पियर करंट इन द सेम डायरेक्शन
इसमें 1 एम्पियर करंट है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स विल बी, दोनों वायर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो म्यू 0/2 पाई I1I2 बाई बीच का जो सेपरेशन होता है d, वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ होगा। I1 है 1 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी 1 है, आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी करेक्ट ऑप्शन जो है 50 का वो हो गया फर्स्ट, 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। तो चलिए ये था बेटा आज आपका FST 27। होपफुली आप सभी का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। जो गलतियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसको आने वाले टेस्ट में हटाना है, आता हम सभी को है, बस छोटी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगले वाले टेस्ट के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। जैसा भी सेशन लगा हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट।